जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा छंद के अंग। छंद के अंग की हमारी ये दूसरी वीडियो है, यानी सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं एक पार्ट में आपको बता चुका हूँ छंद के अंग। उसमें मैंने आपको वर्ण वर्ण के भेद और मात्रा ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब आज मैं आपको इससे आगे बताऊंगा। ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आपको मैं छंद के सारे भेद समझा दूंगा। छंद के सभी भेद सिर्फ 10 मिनट में आपको बता दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छंद समझने से पहले छंद के बारे में समझिए कि छंद होते क्या चीज़ है। छंद के भेद कितने होते हैं, भाग कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं, कौन कौन से छंद होते हैं, ये चीज़ पहले समझिए आप। ये क्या है, बस कॉलेज में आप गए लिखा दिया, लिख लो भाई दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, बस आप भी उतना में खुश हैं। लेकिन नहीं, पूरा समझें और विस्तार से समझें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो हमारा ये है आज का छंद के अंग। छंद के अंग। छंद के अंग में जो हमारी वीडियो है वो है, दूसरी वीडियो है, पार्ट 2। अब इसमें हमने इससे पहले हमने आपको दो भाग बता दिए थे, इसके दो अंग। आज तीसरा है पाद। पाद का दूसरा नाम चरण भी है, या पाद को चरण भी कहा जाता है। छंद शास्त्र के अंतर्गत पाद का तात्पर्य छंद का चतुर्थ भाग होता है। छंदों में प्राय 4 चरण या 4 पाद होते हैं। बहुत इजी है। छंद में भाई 4 चरण होते हैं, साफ सुथरी बात समझे आप। छंद में 4 चरण होते हैं और छंद शास्त्र में पाद का तात्पर्य छंद का चतुर्थ भाग होता है, और पाद का दूसरा नाम चरण होता है। ये है बस इसमें। देखिए, पाद को चरण भी कहा जाता है। पाद को चरण भी कहा जाता है। छंद शास्त्र में छंद शास्त्र में छंद शास्त्र के अंतर्गत अंतर्गत पाद का तात्पर्य पाद का तात्पर्य छंद का चतुर्थ भाग होता है। छंद का चतुर्थ भाग होता है। चतुर्थ भाग होता है। छंदों में प्राय छंदों में प्राय 4 चरण या पाद होते हैं। अब देखिए, चरणों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
चरणों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, समचरण, विषम चरण और अर्ध समचरण। तो जैसा इनका नाम है ठीक उसी प्रकार ये अपना काम करते हैं, उसी प्रकार इनकी कार्यशैली है। जैसे है समचरण, समचरण, साथ साथ में लिखता भी चल रहा हूं जिससे आपको असुविधा ना हो। ये हमारा फर्स्ट है समचरण। समचरण क्या होता है देखो, सम माने क्या होता है समान, चरण माने चरण। यहां चरण का मतलब पैर से नहीं है, छंद के चरण है, तुम्हारे या किसी और के पैर नहीं है। तो चारों चरणों में, चारों छंद के कितने चरण होते हैं, 4। चारों चरणों में मात्राओं व वर्णों की संख्या समान होती है। समचरण में चारों चरणों में मात्राओं व वर्णों की संख्या समान, ये हो गया हमारा समचरण। उसके बाद दूसरा आता है हमारा विषम चरण। तो विषम माने, विषम तो विषम ही है, मेल नहीं खाएगा। विषम चरण, सभी चरणों में मात्राओं व वर्णों की संख्या विषम रहती है या भिन्न रहती है, अलग अलग होती है, किसी भी प्रकार से आप कह सकते हैं। तीसरा होता है हमारा अर्ध समचरण। इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे में समान होंगी, दूसरे और चौथे में समान होंगी, मतलब जितनी पहले में होंगी उतनी ही तीसरे में होंगी, जितनी पहले में होंगी उतनी ही मात्रा या वर्ण दूसरे में होंगी, तीसरे में होंगी, और जितनी दूसरे में होंगी उतनी ही चौथे में होंगी। ये होता है हमारा अर्ध समचरण, यानी आधा सम, आधा सम और आधा विषम। विषम नहीं कह सकते, विषम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भिन्न नहीं है, वो आधा आधा सम है। पहले 11 में 13 13, दूसरे 11, दूसरे चौथे में 11 11, या दूसरे 11 में, दूसरे चौथे में 13 13, या तीसरे और पहले में 11 11। इसलिए से ये अर्ध समचरण कहलाएगा हमारा। चारों चरण, समचरण क्या होता है, चारों चरणों में मात्राओं व वर्णों की संख्या समान। चारों चरणों में मात्राओं व वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या समान। दूसरा है हमारा इसका विषम चरण। दूसरा है हमारा विषम चरण, यानी कि भिन्न होते हैं इसमें। इसके सभी चरणों में, सभी चरण लिख दें या चार चरण लिख दें एक ही बात है। सभी चरण का मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं छंद में 7 चरण हो गए 10 चरण हो गए, 4 ही चरण होते हैं। देखिए सभी चरणों में मात्राओं व वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या भिन्न। अब इसके बाद हमारा आता है अर्धसम चरण। अर्धसम चरण,
अब देखिए, अर्धसम चरण प्रथम व तृतीय, प्रथम व तृतीय और द्वितीय व चतुर्थ द्वितीय व चतुर्थ चरण में वर्णों व मात्राओं की संख्या मात्राओं की संख्या समान। ये तो रहा हमारा पाठ यानी चरण। आगे है, इसके आगे संख्या व क्रम, संख्या व क्रम। ब्लैक बोर्ड थोड़ा क्लियर कर दूं, इससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए, संख्या व क्रम। संख्या व क्रम क्या है? मात्राओं और वर्णों की, मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या तथा लघु और गुरु के स्थान को निर्धारण को क्रम कहा जाता है। मात्राओं और वर्णों की गणना को मात्राओं और वर्णों की गणना को क्रम कहा जाता है। गणना को संख्या तथा लघु व गुरु के स्थान निर्धारण को स्थान निर्धारण को क्रम कहा जाता है। इसके बाद अगला है हमारा लघु व गुरु। चौथा नंबर दिया था, अब ये पांचवा नंबर है, लघु व गुरु। छंद में आपके सामने कई बार लघु गुरु आएंगे, बोला जाएगा, बताया जाएगा कि लघु गुरु लघु गुरु, लेकिन लघु गुरु होते क्या है वो समझिए आप। छंद शास्त्र में हर्ष वर्ण को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। यह दोनों वर्ण के भेद हैं। गुरु को एस आकृति होती है उससे दर्शाया जाता है तथा हर्ष को एक लाइन से दर्शाया जाता है। मैं लिख देता हूं, छंद शास्त्र में
हर्ष, को, लघु तथा दीर्घ को गुरु कहा जाता है। गुरु कहा जाता है। यह दोनों वर्ण के भेद हैं। यह दोनों वर्ण के भेद हैं। गुरु को ये एस जैसी आकृति से तथा लघु को ये सिंगल डंडाइट एक लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। से प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। अब इसके बाद हमारा अगला बिंदु है, अगला अंग है छंद का गढ़। गढ़ क्या होते हैं वो आप देखें। वार्णिक वृत्तों में लघु व गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए गढ़ का प्रयोग किया जाता है। गढ़ का प्रयोग होता है। 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। गढ़ों की संख्या 8 होती है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, ये गढ़ों की संख्या 8 है। देखिए, वार्णिक वृत्तों में लघु व गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए क्रम को बनाए रखने के लिए गढ़ का प्रयोग होता है। गढ़ का प्रयोग होता है। तीन वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। गढ़ों की संख्या 8 होती है। गढ़ों की संख्या
संख्या 8 होती है। यगड़, यगड़ के बाद मगड़, मगड़ के बाद तगड़, तगड़ के बाद रगड़, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, जगड़, उसके बाद भगड़, भगड़ और भगड़ के बाद नगड़, और नगड़ के बाद सगड़। ये 8 होती है गणों की संख्या। गण हमारे कितने होते हैं? 8। कौन से? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। अब इसके बाद है अगला हमारा अंग है यति और गति और तुक। पहले मैं आपको यति बताऊंगा, उसके बाद गति और फिर तुक। उससे पहले मैं ब्लैक बोर्ड को क्लियर कर दूं। देखता हूं शायद एक तो आ ही जाएगा। यति, यति में कराई देता हूं आपको। सेवन नंबर यति। यति क्या होता है? छंदों को पढ़ते समय, जब हम कोई छंद पढ़ते हैं तो बीच में कई बार, जब छंदों को पढ़ते हैं तो उनमें कई बार बीच में थोड़े स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। इन विराम में जो विराम लेते हैं उन विराम स्थानों को ही हम यति कहते हैं। छंदों को पढ़ते समय देखिए, छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। लेना पड़ता है। इन विराम स्थलों को ही इन विराम स्थलों को ही यति कहा जाता है। ये हो गया हमारा यति। अब इसके बाद है हमारा गति। यति और गत्य कोई मैं आगे लिख देता हूं। अब है अगला हमारा गति। गति क्या होता है? जैसे इसका नाम है गति, वैसे गति होता है रफ्तार, एक रफ्तार। तो कई बार आपने देखा हो छंदों को जब हम पढ़ते हैं तो उस समय ऐसा लगता है बस पढ़ते ही जाए, इसकी स्पीड बन गई, क्रम बन गया, इसकी एक रफ्तार बन गई, एक गति में अपने आप चल पड़ रहे हैं। तो जो
प्रवाह होती है, पढ़ने का प्रवाह होता है, उसकी जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को गति कहा जाता है। देखिए, छंदों को पढ़ते समय, छंदों को पढ़ते समय होने वाले प्रवाह की अनुभूति को ही गति कहा गया जाता है, को गति कहा जाता है। कहा जाता है। ये हमारी हेडिंग नंबर 8 थी, गति की। 8। अब 9 हमारी हेडिंग क्या है? तुक। तुक का मतलब देखिए, समझिए आप, तुक क्या होते हैं? अक्षरों की समानता, अक्षरों की समानता तुक कहलाती है। वेरी सिंपल। छंदों के अंत में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग, राइमिंग वर्ड्स। वे, से होता है ना, ऐसे इसमें बुझाए, सुझाए, कहाए, तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। मिल एक जैसे समानता वाले शब्द होते हैं, उनको तुक कहा जाता है। छंदों के पदांत में, छंदों के पदांत में, पद के अंत में, पदांत में अक्षरों की समानता को तुक कहा जाता है। तुक कहा जाता है। तुक दो प्रकार के होते हैं। तुक दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। देखिए, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक होता है तुकांत और दूसरा होता है अतुकांत। एक होता है तुकांत और दूसरा होता है अतुकांत। अब आप, ये छंद के अंग यहीं समाप्त होते हैं। 9 अंग लिखाए थे हमने सबसे पहली वीडियो में, आज ये समाप्त हुए। अब इसके बाद छंदों के भेद, छंदों के भेद कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।